हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और ये वीडियो जो है प्री बोर्ड के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगी, क्योंकि प्री बोर्ड और बोर्ड में आपका सिलेबस जो होता है वो सेम होता है। पूरे चैप्टर में से आपके क्वेश्चन आते हैं और जितने भी क्वेश्चन आते हैं मोस्टली सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ पे इस वीडियो में आप देखोगे चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, यानी कि 6 से लेके 10 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखने वाले हो। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई 1 से लेके 5 तक कहाँ चले गए। तो 1 से 5 तक की ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाई थी, इसका लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मिड टर्म एग्जाम जब आपका था उस समय मैंने 1 से लेके 5 चैप्टर करा दिए थे और सारे क्वेश्चन कवर करा दिए थे। और ये इस वीडियो को आपको बोर्ड में भी देखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हो चाहे प्री बोर्ड हो, दोनों जगह इन्हीं वीडियो में से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो इन वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी कि ये पार्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। और अभी जो आप देख रहे हो ये पार्ट 2 हो जाएगा, तो दोनों ही वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप, इसमें मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप हमारी वेबसाइट पे भी नोट्स पढ़ सकते हो, eklavyastudypoint.com, ये हमारी वेबसाइट है, गूगल पे जाके आप नोट्स पढ़ सकते हो। आज की इस वीडियो में 6 से लेकर 10 तक जो चैप्टर है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्यालय में फिटनेस टेस्ट के बारे में चर्चा कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या है कि जो खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट है, इसके तहत क्या है, जो विद्यालय होते हैं यानी कि स्कूल होते हैं, स्कूल में बच्चे कौन सी क्लास तक पढ़ते हैं, आपने देखा होगा पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक, ठीक है, मेनली यही क्लासेस होती है स्कूल में। तो इसको इन्होंने क्या करा, खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको दो कैटेगरी में बांट दिया। एक हो गया क्लास फर्स्ट से लेके क्लास थर्ड तक, यानी पहले से तीसरी कक्षा तक, जिसमें 5 से 8 वर्ष के बच्चे होते हैं। दूसरी होती है कक्षा 4 से लेके 12 तक, ठीक है, जिसमें 9 साल से लेके 18 वर्ष के बच्चे होते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो पहली क्लास से लेके तीसरी क्लास तक के बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं, तो इनकी फिटनेस को जांचने के लिए जो टेस्ट करवाए जाएंगे वो अलग होंगे, ठीक है। इनको हैवी टेस्ट नहीं करवाए जा सकते इनसे। जो बड़े बच्चे होंगे खासकर 10वीं 11वीं 12वीं के, उनसे अलग तरह के टेस्ट कराए जा सकते हैं। तो वो टेस्ट कौन से हैं उसको भी आगे देखेंगे, और उनमें से क्वेश्चन कैसे आता है ये हमको समझना है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब इधर जो है ये क्लास फर्स्ट से लेके थर्ड तक, जो 5 से 8 साल का एज ग्रुप होता है, ये बच्चे जो होते हैं सबसे पहले तो इनका बीएमआई टेस्ट किया जाता है, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स देखा जाता है कि उनका वजन कैसा है, ठीक है या नहीं है, कहीं ओवरवेट तो नहीं है, कहीं अंडरवेट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। फिर एक टेस्ट होता है जिसको कहा जाता है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, ठीक है। और तीसरा टेस्ट होता है प्लेट टैपिंग टेस्ट। अब ये इंग्लिश में लिखा हुआ है मैंने, तो आप घबराए नहीं, आपकी बुक में भी इसी तरीके से लिखा होता है, ठीक है, बस वो ऐसे लिखा होता है, प्लेट टैपिंग टेस्ट, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में ही याद कर लेना, कोई इसमें समस्या नहीं है इतनी बड़ी। फिर कक्षा 4 से लेके 12 तक, यानी कि जिसमें एज ग्रुप आ जाता है 9 से लेके 18 वर्ष, इसमें भी बीएमआई टेस्ट किया जाता है। इसमें एक और टेस्ट आ जाता है सिट एंड रीच टेस्ट, ठीक है, ये क्या होता है इसको भी आगे देखेंगे। फिर इसमें 600 मीटर की दौड़ आ जाती है, और इसमें पुशअप हो जाते हैं, ठीक है। पुशअप भी मेल और फीमेल के अलग अलग, यानी लड़का है तो अलग तरह के पुशअप है, लड़की है तो अलग तरह के पुशअप है, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ठीक है। अब आगे देखो, क्वेश्चन बनता है आपका सबसे पहला कि बीएमआई के बारे में आप क्या जानते हैं। बीएमआई क्या होता है, इसको बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है। इसके तहत ये जानकारी ली जाती है इस टेस्ट के द्वारा कि जो कैंडिडेट है, यानी जिसका वो टेस्ट किया जा रहा है, क्या वो अंडरवेट है, या वो ओवरवेट तो नहीं है, या उसका वेट जो है वो ठीक है, मतलब सामान्य है, सामान्य है, नॉर्मल है, तो उसको फिट माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें देखा जाता है अल्प भार, अल्प भार यानी कि वजन कम होना, अंडरवेट, ठीक है। और अति भार यानी जिसमें मोटापा आ जाता है, ठीक है, ओवरवेट जिसको कहते हैं, और सामान्य भार। तो चलिए इसको समझते हैं। अब देखो, 3 कैटेगरी इसमें बता रखी है, बीएमआई से यही जांचा जाता है। या तो ये पता लगेगा इस बीएमआई से कि आप बहुत कमजोर हो, अंडरवेट हो, जैसे कि आप इस लड़के को देख रहे हो कितना पतला है, इसकी हड्डियां आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी ध्यान से देखने में, ठीक है। और दूसरा है, ये थोड़ा आपको फिट नजर आ रहा है, ये बिल्कुल हेल्दी है, फिट है, और ऐसा ही शरीर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि 6 पैक्स एब्स होनी चाहिए आपके, नहीं, मतलब आप आपका बीएमआई जो है वो कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत मोटा है, यानी जो मोटापे का शिकार हो रखा है, ठीक है। मोटापे में भी 3 कैटेगरी होती है, 1 2 3। तो हमें इतना डीप नहीं जाना, अब समझते हैं थोड़ा सा बीएमआई को। तो देखो, बीएमआई निकालने का एक फॉर्मूला होता है।
आप अपना बीएमआई खुद से निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए, बीएमआई निकालने के लिए हमको अपना वजन तोलना है, ठीक है। यानी कि आपका वजन कितना है, जैसे मान लो मेरा वजन है 70 किलो, ठीक है। तो आपका जो वजन है आप यहाँ पे लिख लोगे, जो भी आपका वजन है वो केजी में लिखना है ऊपर। फिर नीचे आपको अपनी हाइट लिखनी है। अब हाइट क्या है, हम नापते हैं फिट में, यानी 4 फीट 5 फीट 6 फीट जो भी आपकी हाइट होती है, उस हाइट को यहाँ पे फिट में निकाल के मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। फिट में मत लिखना वरना गलत आएगा। मीटर में, जैसे मान लो 1.6 मीटर या जो भी मीटर आ रहा है उसका स्क्वायर कर देना है, यानी उसको 2 बार लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना होता है, तो कैलकुलेटर यूज़ करके आप अपना बीएमआई निकाल सकते हो। अब बीएमआई कैसे देखा जाएगा, क्या इसका सही क्राइटेरिया होता है, मान लीजिए आपका बीएमआई जो है वो 18.5 से, ठीक है, कम आ रहा है, कम आ रहा है, तो समझ लो कि ये व्यक्ति जो होगा वो अल्पभार होगा, यानी कि वजन इसका कम है, इसको वजन बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है। इसको काफ़ी बीमारियां समस्याएं हो सकती है। लेकिन अगर मान लो किसी व्यक्ति का बीएमआई जो है वो 18.5 से लेके 24.9 तक आ रहा है, ठीक है, तो वो आइडियल माना जाता है, यानी कि अच्छा माना जाता है। जैसे मान लो मैंने अपना बीएमआई निकाला तो मेरा 22 आया, 22 क्या है, इसके बीच में है, यानी इन दोनों के बीच में, यानी कि ठीक है, मेरा अंडर वेट भी नहीं है और ओवरवेट भी नहीं है, यानी सामान्य में आएगा। तो आप अपना बीएमआई देख सकते हो। अब यहाँ पे मान लो किसी का बीएमआई आ जाता है 25 से लेके 29 के बीच में, तो वो हो जाएगा, ठीक है, ओवरवेट कहलाएगा, वो सही बात नहीं मानी जाएगी। अब इसके बाद अगर उसका 30 से 34 है, 35 से 39 है या 40 से भी प्लस है, तो ये बहुत बेकार कैटेगरी हो जाती है, ठीक है। मोटापे में भी 3 कैटेगरी हैं, स्थूलतापूर्ण 1, स्थूलतापूर्ण 2, स्थूलतापूर्ण 3, इस तरीके से। यानी कि मोटा, आपने देखा ना, बहुत सारे लोग होते हैं इतने ज़्यादा मोटे होते हैं कि वो चल भी नहीं पाते हैं, तो वो बहुत बेकार कैटेगरी हो जाती है। तो इस तरीके से बीएमआई निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बीएमआई एक ऐसा टेस्ट है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के भार का सही मापन किया जाता है, ठीक है। यानी यही इसका आंसर बता रहे हैं कि बीएमआई क्या बताता है हमें, कि हमारा वजन जो है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। इसमें हमें ये तीनों कैटेगरी पता लग जाती है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, हम अपना बीएमआई निकाल के हम यहाँ से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपका फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, ठीक है, ये छोटे बच्चों में कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति है जो किसी ईंट, मान लीजिए ये ईंट है या जो भी कुछ नीचे रख सकते हैं, इस पे एक पैर पे खड़ा है, दूसरा पैर इसने अपना मोड़ के कूल्हे के पास रखा हुआ है और दूसरे हाथ से इसको पकड़ा हुआ है और ऐसे हाथ सीधा कर रखा है। एक तरह से ये फ्लेमिंगो बर्ड होता है ना, उसके जैसी ये मुद्रा बना रखी है, ठीक है। तो इसमें क्या टेस्ट किया जाता है, इसी को फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट कहते हैं, इसको देखते हैं। तो ये जो टेस्ट होता है, इसके द्वारा एक पैर पे खड़े होने की जो हमारी क्षमता होती है, हमारी कैपेसिटी होती है, उसको मापा जाता है, ठीक है। हमारा बैलेंस मापा जाता है। एग्जाम्पल, आप ये समझ लीजिए कि आप कितनी देर तक खड़े रहते हो, मान लो आप 10 सेकेंड तक खड़े हो सकते हो, 20 सेकेंड तक, 30 सेकेंड तक। तो जितना आपका जितनी देर तक आप खड़े रहोगे वो आपका स्कोर हो जाएगा, ठीक है, उसी आधार पे स्कोर बनता है। अब भाई मान लो ये टेस्ट करवाना है अपने को, स्कूल में बच्चों को करवाना है मान लीजिए, तो क्या क्या चाहिए, एक समतल सतह, यानी एक समतल जगह पे करवाना है आपको, ठीक है। और दूसरा एक ईंट चाहिए, और फिर एक स्टॉप वॉच चाहिए, क्योंकि जब उसको खड़ा कर दिया जाता है इस पे तो स्टॉप वॉच चालू कर देते हैं, ये देखा जाता है कितने सेकंड तक वो बिना हिले डुले अपने आप को स्थिर रख पा रहा है, ठीक है। प्रक्रिया क्या होती है, ये सिंपल है, आप ये सारी चीज़ें आप खुद से पढ़ लो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बस जल्दी जल्दी हम इसको करते हैं, ठीक है। ये हो गया फ्लेमिंगो बेस टेस्ट। इसके बाद एक होता है प्लेट टैपिंग टेस्ट, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक बीच में रख दिया जाता है, मतलब एक व्यक्ति है, उसके सामने एक टेबल रखा है, टेबल में बीच में एक आयत रखा हुआ है, ठीक है। इधर एक येलो डिस्क होती है, यानी गोल सी प्लेट होती है, एक इधर येलो डिस्क होती है, गोल सी प्लेट होती है, जैसे कि आप इस टेबल में देख पा रहे हो, एक ये है, एक ये है, और मान लीजिए बीच में एक रख दिया आयत, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है कि कोई व्यक्ति जो यहाँ पे खड़ा है तो अपना एक हाथ तो वो इस पे फिक्स रख देगा, यानी वो उसका हाथ फिक्स है। अब दूसरे हाथ से एक बार यहाँ टैप करेगा, यहाँ टैप करेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से। और उसको बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, ठीक है, स्टॉप वॉच लगा दी जाती है, देखा जाता है। इस टेस्ट के द्वारा जो प्राथमिक विद्यालय यानी छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके जो ऊपरी अंग होते हैं, ठीक है, उसकी गति और समन्वय की क्षमता को मापा जाता है कि क्या उनकी स्पीड है, कितने वो एक्टिव हैं, और क्या उनकी समन्वय की क्षमता है, समन्वय मतलब उनका बैलेंस भी है या नहीं है, ये सारी चीजें इसमें मापी जाती है। क्या क्या चाहिए भाई अपने को, एक टेबल चाहिए, दो पीली डिस्क चाहिए यानी दो येलो डिस्क चाहिए, एक आयत चाहिए जो बीच में रखा जाएगा, और एक स्टॉप वॉच चाहिए क्योंकि उससे टाइम को देखा जाता है कितने सेकंड तक वो कर पा रहा है, ठीक है बच्चा।
आगे देखिए प्रक्रिया क्या है, मेज पर दो पीली डिस्क रखा जाएगा, केंद्र में बीच में दूरी में 60 सेंटीमीटर हो दोनों, ये सारी चीज़ें बता रखी है। एक आयत रखना है, आयत पे अपना एक हाथ रखना है, ठीक है, पसंदीदा हाथ जो है, बाकी दोनों हाथों को आगे पीछे करते रहना है। ये सारी बातें आपको यहाँ पे बतानी है। और ये क्रिया जो है 25 पूर्ण चक्रों यानी 50 स्टेप के लिए दोहराई जाएगी। स्कोर क्या है, स्कोरिंग के लिए 25 चक्रों को पूरा करने में लगने वाला समय देखा जाएगा कि कितने सेकंड में उसने ये कार्य जो है पूरा किया है, ठीक है। एक होता है सिट एंड रीच टेस्ट। अब ये छोटे बच्चों में नहीं करवाया जाता, ये जो बड़े बच्चे होते हैं यानी कि जो पहली से तीसरी कक्षा वाले बच्चे उसको नहीं कराया जाएगा, इसमें जो क्लास फोर्थ से लेके क्लास 12 तक है उनको कराया जाता है, ठीक है। इसमें क्या मापा जाता है, इसमें ये देखा जाता है कि हमारे शरीर में लचक की क्षमता क्या है, यानी अपने शरीर में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको आप इससे जांच सकते हो, ठीक है। यानी कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को देखा जाता है। आपको पता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे शरीर में से फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो कम होने लग जाती है, ठीक है। और ऐसे लोग जो एक सिडेंट्री लाइफ स्टाइल को जी रहे होते हैं यानी कि निष्क्रिय जीवन जी रहे होते हैं, जो ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, सुबह अपने काम पे चले जाएंगे, रात में आके सो जाएंगे, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह से उनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों के शरीर में जो लचक होती है वो कम हो जाती है। लचक कम होने से बहुत सारे नुकसान होते हैं, चोट वगैरह लग सकती है, बहुत तरह की दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। तो देखिए इसको करते कैसे हैं, यहाँ पे एक ये लकड़ी का ये स्टैंड सा होता है। अब ये जो लड़की यहाँ पे बैठी हुई है आप इसे ध्यान से देखो, इसके जो पैर है, ठीक है, वो बिल्कुल सीधे है, यानी अपने पैर को क्या करना है एकदम सीधे रखना है, और इस शरीर को भी सीधा रखना है। हालांकि ये झुकी हुई है लेकिन शुरू में इसको सीधा बैठना होता है बिल्कुल। फिर धीरे धीरे अपने हाथ को आगे ले जाना होता है, ठीक है, और कितना आगे ले जाना होता है, जहां तक हमारा शरीर झुक सकता है, जहां तक अपना शरीर झुकेगा वहां तक हम ले जा सकते हैं। और ध्यान रखना इसको उठाना नहीं है, यानी घुटने को नहीं उठाना, अगर पैर मुड़ गया तो आप ज्यादा आगे तक जा पाओगे, तो पैर को नहीं मोड़ना है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है सिट एंड रीच टेस्ट। इसमें हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी पता लगती है कि हम कितना फ्लेक्सिबल अपना शरीर है। क्या क्या चाहिए भाई, सिट एंड रीच बॉक्स चाहिए, ठीक है, और एक मापने वाला टेप चाहिए कि कितने आगे तक पहुंचा, हालांकि उसमें लिखा होता है कि इतने इंच पहले से लिखा होता है। फिर स्कोर और रिकॉर्ड करने के लिए पेन पेपर चाहिए भाई, किसने कितना समय में करा, कितना करा, वो सारी चीज़ें। और सबसे पहले 1952 में ये जो टेस्ट है इसको किया गया था। इसमें जूते और जुराब जो है उतार कर फर्श पर टांगे सीधे फैलाकर बैठ जाना होता है। पैर के तलवे जो है बक्से के साथ एकदम सटे होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो एकदम सेट हो रखा है पैर। और दोनों घुटने जो हैं फर्श के समानांतर होने चाहिए, हथेलियां नीचे की ओर होनी चाहिए जैसा आप देख पा रहे हो, और हाथ एक दूसरे के ऊपर अथवा बाजू भी हो सकता है, और अपने आप को आगे की तरफ ले जाना है, ठीक है, जितना आसानी से आप जा सकते हैं वहीं तक आपको जाना है। ऐसा ना हो कि कहीं कमर ही तोड़वा ले कोई, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आ जाता है पुशअप। पुशअप जो होता है वो लड़के और लड़की दोनों के लिए अलग अलग तरीके का बताया गया है। अब ये जो पुशअप है, ठीक है, ये लड़के के लिए है, और इस तरीके का जिसमें इसने लड़की ने यहाँ अपने घुटने से घुटने को फर्श पे रखा हुआ है, तो ये जो पुशअप है ये लड़की के लिए, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या है, पुशअप लड़कों के लिए, संशोधित पुशअप जो है ये लड़कियों के लिए, यानी लड़कियों के लिए उस पुशअप को थोड़ा सा आसान बनाया गया है। तो पुशअप जो होता है इससे ऊपरी शरीर की ताकत का पता लगता है, सहन क्षमता का पता लगता है, ठीक है। और क्या क्या चाहिए इसके लिए, इसके लिए एक सिंपल फ्लैट फर्श चाहिए, उस पे कोई गद्दा बिछा लो या कोई जिम मैट हो, कोई योगा मैट हो, उसको बिछाया जा सकता है, या बिना कुछ बिछाए भी किया जा सकता है, ठीक है। पुशअप की प्रक्रिया में क्या होता है, आप देखते हो दोनों हाथों को हम अपने पंजे को जमीन पे रखते हैं, ठीक है, और अपने हाथों को थोड़ा खोलते हैं, कंधों के बिल्कुल सामने लाते हैं, और फिर जमीन की तरफ जाते हैं, फिर वापस आते हैं, जमीन की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं, तो इसको पुशअप कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रक्रिया से पुशअप किया जाता है, जैसे यहाँ पे ये कर रहा है आपके सामने। तो लड़कियों के लिए पुशअप तकनीक जो है वो घुटने को जमीन पे टिका कर रखा जाएगा, बाकी प्रक्रिया तो सेम ही रहती है, ठीक है। स्कोरिंग के लिए क्या किया जाता है, सही और पूर्ण किए गए पुशअप को रिकॉर्ड किया जाता है कि भाई किसने कितने पुशअप किए हैं, और अगर मान लो कोई गलत तरीके से कर रहा है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, जो सही पुशअप होगा उसको ही काउंट किया जाएगा, ठीक है, 10 20 50 जो भी कर पाए इसको देखा जाता है। फिर आगे ये देखो जो चीज़ बताई थी ना वो यहाँ पे है, ये बीएमआई देखी जाएगी, 50 मीटर की जो गति परीक्षण है इसको देखा जाएगा, या 600 मीटर की दौड़, सिट एंड रीच जिसमें लचक का परीक्षण किया जाता है, जो चीज़ें मैंने बताई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सपोर्टिंग में दे रखी है, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। अब एक आता है आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में आ जाए।
तो ये एक हृदय वाहिका पुष्टि परीक्षण है, जिसमें देखा जाता है कि हमारा दिल और हमारे जो फेफड़े हैं, उसकी जो मांसपेशियों की क्षमता है वो ठीक है या नहीं है, इसको मापने के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किया जाता है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, हमारे हृदय और फेफड़े की जो मांसपेशियां हैं उनके काम करने की क्षमता को सही तरीके से मापना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, हमारा दिल सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसको पता लगाया जाता है। देखो उपकरण क्या चाहिए, एक बेंच चाहिए होता है और एक स्टॉप वॉच चाहिए होती है। अब यहाँ पे इतने सारे इमेज आपको दिखा रखे हैं, इतने सारे बेंच और इतने सारे लोग नहीं चाहिए होते हैं, ये आपको स्टेप बता रखी है कि कैसे। जैसे कि मान लो पहला स्टेप क्या होता है, बेंच सामने रखा है, इसको यहाँ पे खड़े हो जाना है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, पहला पैर, एक पैर ऊपर रखना है, दूसरा पैर नीचे। ठीक है, इस पैर पे के बल खड़ा होना है, फिर दूसरा पैर ऊपर लाना है। ठीक है, इस तरीके से इस पोजीशन में खड़ा हो जाएगा। फिर इस पैर को वापस से ऊपर रखना है, दूसरा पैर नीचे लाना है और फिर पहले जैसी पोजीशन में आ जाएगा। यानी कि एक बेंच पे चढ़ना होता है, उतरना होता है, चढ़ना होता है, उतरना होता है, इसे बोला जाता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ठीक है। और इस प्रक्रिया में बात करते हैं, सबसे पहले व्यक्ति को रेस्टिंग पल्स यानी उसकी पल्स वगैरह पल्स रेट गिन लिया जाता है कि सही चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, फिर उसको बेंच पे खड़ा किया जाता है। जैसे ही गो बोला जाएगा तो व्यक्ति 30 कदम प्रति मिनट की रफ्तार से बेंच के ऊपर नीचे चढ़ता उतरता रहेगा। ठीक है, और ये क्रिया जो है 5 मिनट तक लगातार करनी होगी। 150 कदम उसको 5 मिनट में कर लेने होंगे, क्योंकि 1 मिनट में 30 कदम करने हैं। और गिनती गिनी जाएगी। ठीक है, और पल्स भी उसकी काउंट कर ली जाती है और स्टॉप वॉच लगा दी जाती है कि वो सही से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। स्कोरिंग कैसे करी जाएगी, तो स्कोर को फिजिकल एफिशिएंसी इंडेक्स यानी शारीरिक क्षमता सूची कहा जाता है। इसकी गणना के लिए एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है भाई, सैकड़ों में परीक्षण की अवधि। ठीक है, परीक्षण में कितना समय लगा उसको लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई 100, फिर ये 5.5 और धड़कनों की संख्या जो है वो 1 से लेके 1.5 मिनट व्यायाम के बाद देखा जाता है। इस सूत्र से उसका स्कोर निकाला जाता है। फिर एक अगला आता है आपका क्वेश्चन, चेयर सिट एंड रीच परीक्षण। ये क्या होता है, ये ज़्यादातर वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया जाता है। उनके शरीर का जो निचला भाग होता है, ठीक है, हमारे हमारा पैर वाला जो पूरा हिस्सा है उसको देखा जाता है। उस भाग में जो लचक होती है उसका मूल्यांकन करना होता है और ये देखा जाता है कि सही मुद्रा, सही आसन वाली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इनको। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती है। तो इसको क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें ये देखा जाता है कि भाई शरीर का निचला भाग कैसे काम कर रहा है, क्योंकि जब बूढ़े हो जाते हैं तो उस समय में पैरों में, घुटनों में, थाई में, कूल्हे में, ठीक है, बहुत तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। तो जैसे कार में बैठने में या जूते का फीता बांधने में, झुकने में इंसान को बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, एक चाहिए कुर्सी, ठीक है, और एक चाहिए पैमाना स्केल। अब जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, एक कुर्सी यानी एक चेयर ले ली है, चेयर पे एक व्यक्ति को बिठा दिया है। एक पैर तो उसका बिल्कुल 90 डिग्री पे ऐसे बना दिया है। ठीक है, एक पैर को ऐसे रखना है, दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा कर लिया है और अपने शरीर को झुकाना है। कहाँ तक झुकाना है, कोशिश करनी है कि हाथ हमारा इस पैर तक छू पाएगा या नहीं छू पाएगा, यही देखा जाता है। तो इस प्रक्रिया में कुर्सी को दीवार से सटा कर रखते हैं ताकि प्रतिभागी जो है आराम से बैठ सके। एक पैर तो फर्श पे समतल पे सीधा सीधा रख देना है और दूसरा पैर उसको आगे करना है और अपने पैर के टखने को 90% जो है वो हमारा मुड़ा होना चाहिए। दोनों हाथों के बीच वाली जो उंगली है उसका जो ऊपरी सिरा होता है, ठीक है, जो हमारी बड़ी उंगली होती है, उसको बराबर रखते हुए एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखना है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। ठीक है, एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रख लिया है और प्रतिभागी सांसें लेते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में रखेगा और सांस छोड़ते हुए कूल्हों पर शरीर को मोड़ेगा। जैसा आप देख पा रहे हो कि इसने अपने शरीर को यहाँ से मोड़ लिया है। ठीक है, और बिना किसी झटके के या उछाल के उसे आगे की तरफ अपने शरीर को ले जाना है। ठीक है, इसमें ये देखा जाता है कि उसका हाथ वहां तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, शरीर में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आधा भी ना मोड़ पाए, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, इतने इतनी कमर मोड़ लिया, हो सकता है कोई इससे ज्यादा ना भी मोड़ पाए, क्योंकि जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको कई तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। फिर घुटने को सीधा रखें और रीच के समय पे 2 सेकंड के लिए रुकना है, अपने आप को उसी पोजीशन पे रोक के रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या मापा जाता है कि हमारे शरीर में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी बची है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 में, शारीरिक पुष्टि यानी कि फिजिकली फिट।
कोई व्यक्ति कैसे फिजिकली फिट हो सकता है? आप अगर आप किसी को कहोगे ये फिजिकली फिट है, तो आप उसके अंदर क्या क्या देखोगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। यानी शारीरिक पुष्टि जो होती है उसके क्या घटक होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कोई फिजिकल फिट होगा तो वो ताकतवर होगा, यानी उसके शरीर में शक्ति होगी। शक्ति का मतलब ये मत सोचना कि वो गदर मूवी की तरह नल उखाड़ उखाड़ के सबको मारेगा, ठीक है, ऐसा नहीं। शक्ति का मतलब है कि वो अपने डेली रूटीन के जो काम है उसको आसानी से कर पाए और थके भी ना। तो इसको एक तरह से ताकत माना जाएगा, यानी वो शक्तिशाली होगा। उसके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लचीलापन होगा, जैसे उसे झुकना हुआ, उठना हुआ, अपने शरीर को मोड़ना हुआ, तो वो आसानी से उस काम को कर पाएगा। फिर उसकी सहन क्षमता, ठीक है, उसकी सहन क्षमता देखी जाएगी, डेली के काम कर लेगा और हल्के भारी हर तरह के काम कर लेगा, तो उसकी सहन क्षमता हो जाएगी। फिर उसके काम में गति भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी शारीरिक पुष्टि को बताती है। तो ये तो भाई सिंपल इसके घटक है। लेकिन पेपर में पता है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है लचीलापन से, आपसे ये पूछेंगे ही नहीं, सीधा लचीलापन पे पूछ लेंगे, शक्ति पे पूछ लेंगे, या किसी और टॉपिक पे पूछ लेंगे इस तरीके से। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्वेश्चन आपके सामने, शक्ति को निर्धारित करने वाले आपको कारक बताने हैं, ठीक है, टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे कारक आएगा। तो अब शक्ति कैसे निर्धारित होती है, कैसे पता लगेगा भाई कोई शक्तिशाली है? तो उसकी मांसपेशियों के आकार से, जिसकी मांसपेशियों के आकार जितनी ज्यादा होता है, जितनी अधिक होता है, वो उतना ही ताकतवर होगा, ठीक है, वो उतना ही शक्तिशाली होगा। आपने देखा होगा जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो वजन उठाते हैं, ठीक है, उनकी मांसपेशियों का आकार जो होता है वो बड़ा होता है, ज्यादा होता है। फिर हमारे शरीर का वजन, अब मान लो जो कोई बहुत पतला व्यक्ति है, कोई 40 किलो का व्यक्ति है, बिल्कुल पतला सूखा एकदम लकड़ी जैसा, एक व्यक्ति है जो कम से कम 70 से 80 किलो का है, जो थोड़ा हेल्दी है, भरा हुआ है। तो आप ऐसे में किसको देखोगे, कौन ज्यादा ताकतवर होगा? जाहिर सी बात है जो भाई ज्यादा हेल्दी होगा वही ताकतवर होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो वेट लिफ्टर वगैरह होते हैं उनका वजन वगैरह जो होता है वो ज्यादा होता है, तो वजन भी कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करता है। फिर हमारे मांसपेशियों की संरचना, मांसपेशियों में दो तरह के तंतु होते हैं, एक सफेद और एक लाल। इन तंतुओं को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये देखा जाता है कि दोनों प्रकार के तंतुओं में किस प्रकार के तंतु उसके शरीर में कितने हैं, ठीक है। ये आनुवंशिक तौर पे भी निर्धारित होता है, यानी हेरिडिटी, यानी कि माता पिता का शरीर जैसा रहा होगा वैसा ही उनका भी होता है। तो मांसपेशियों की संरचना भी कहीं ना कहीं बताती है। फिर तंत्रिका आवेग की प्रबलता, यानी जब किसी केंद्रीय स्नायु संस्थान से आने वाली कोई तीव्र तंत्रिका आवेग अधिक संख्या में गत्यात्मक इकाई को दीप्त करता है, तो मांसपेशी अधिक बल से संकुचित होती है और अधिक बल उत्पन्न करती है। हो सकता है ये इतनी टफ लैंग्वेज है आपको समझ में ना आ रहा हो। तो होता क्या है, देखो हमारा जो स्नायु संस्थान होता है ना, उसमें जो हमारी अधिक तीव्र मतलब ज्यादा आवेग के साथ, ठीक है, ज्यादा आवेग के साथ जब हमारा स्नायु तंत्र काम करता है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो मांसपेशी है उसमें ज्यादा बल लगाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ज्यादा बल संकुचित होता है और इसकी वजह से ये ज्यादा बल उत्पन्न करेगी। तो तंत्रिका आवेग जो है उसकी प्रबलता भी कहीं ना कहीं डिसाइड करती है। इसी ये तो हमने पढ़ लिया, कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, शक्ति वाला था, ठीक है। ऐसे ही आपका लचक से भी पूछ सकते हैं कि लचक के बारे में बताओ, लचक को निर्धारित करने वाले कारक, कौन सी चीजों से पता लगेगा कि हमारे शरीर में लचक कैसी होगी? तो सबसे पहले मांसपेशी की शक्ति, हमारे मांसपेशी की शक्ति भी निर्धारित करते हैं, यानी मांसपेशी की जो शक्ति है हर किसी के मांसपेशी की शक्ति का एक न्यूनतम स्तर होता है, ठीक है, कम से कम इतना तो होगा ही। और विशेषकर जो गुरुत्व और बाहरी बल के विरुद्ध काम करता है। तो ये जो हमारी मांसपेशी की शक्ति है ये हमारे शरीर में लचक को निर्धारित करेगी। हमारे जोड़ों की बनावट, हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत सारे जॉइंट होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो जोड़ होते हैं ना शरीर में, ये भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर को देने में गति देने की क्षमता को बढ़ाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, कंधे जो होते हैं हमारे, कंधे के जो बॉल हैं एवं जो सॉकेट जोड़ है, घुटने के जोड़ की अपेक्षा में गति की सीमा कहीं ज्यादा होती है। यानी घुटने का जोड़ उतना अच्छे से काम नहीं करता जितना कंधे का जो हमारा जोड़ होता है वो करता है, ठीक है। तो जोड़ों की बनावट से भी कहीं ना कहीं ये चीज निर्धारित होती है, हमारे शरीर की लचक। फिर आंतरिक वातावरण, मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, उसका आंतरिक वातावरण भी खिलाड़ी की लचक को निर्धारित करेगा। जैसे कि 10 मिनट तक गर्म पानी में रहने से शरीर का जो तापमान हो जाएगा, ठीक है, गर्म पानी में रहने से शरीर का तापमान अलग हो जाएगा, जिससे हमारे शरीर में लचक बढ़ेगी। लेकिन अगर मान लो 10 डिग्री तापमान में बाहर रहने से हमारी लचक जो होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चोट। चोट हमारे शरीर में लगती रहती है
और चोट की वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर की लचक जो होती है वो कम होती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जिस जगह पे चोट लग जाती है उस जगह पे सूजन आ जाती है, और सूजन की वजह से जो हमारे रेशेदार ऊतक वगैरह होते हैं वो थोड़े कम लचीले हो जाते हैं, ठीक है। तो उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती नहीं है। फिर आयु, एज फैक्टर भी होता है। आप देखोगे कि भाई जो कम एज होती है तो उसमें लचक ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ने लग जाती है तो लचक शरीर में कम हो जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रशिक्षण लेता है, ट्रेनिंग लेता है, या डेली एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, योगा करता है, तो उसके लचक फिर भी बढ़ी रहेगी। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में उम्र के साथ लचक जो होती है वो कम होने लग जाती है। फिर हमारा लाइफस्टाइल, आपको पता है कि अगर कोई ऐसा लाइफस्टाइल जी रहा है जिसमें एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता है तो उसके शरीर में लचक कम होगी, लेकिन जो व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करता है उसके शरीर में लचक जो होती है वो ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है कि व्यायाम करने से मांसपेशी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई अगर कोई रेगुलर एक्सरसाइज करेगा तो उसकी मांसपेशियों का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, ठीक है। मांसपेशियों में जो थकान है उसमें देरी आएगी, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति जो एक्सरसाइज नहीं करता वो जल्दी थक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति डेली एक्सरसाइज करता है वो छोटे छोटे काम में भी आसानी से थकेगा नहीं, यानी थकान में देरी आएगी, यानी देर से थकेगा। फिर हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है वो भी बढ़ता है, ठीक है। मांसपेशियां भी हमारी बढ़ती है, मांसपेशियों का जो साइज होता है वो भी अच्छा होने लगता है, और मांसपेशियों में हमारी वृद्धि होने लगती है। जो एक्स्ट्रा फैट हमारे शरीर में जमा हो जाता है वो कम होने लगेगा, उसमें कटौती होने लगेगी। अच्छी और सही शारीरिक मुद्रा भी बनी रहेगी, ठीक है। पोषक तत्व इकट्ठा रहेंगे, पोषक तत्व का भंडार में वृद्धि होगी, हमारा शरीर बैलेंस बना पाएगा, ताकतवर हो जाएगा, ठीक है। सही गति होगी, फुर्ती होगी हमारे शरीर में, लचीलापन होगा, मांसपेशियों की जो क्षमता है उसमें सुधार आएगी। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं, इतने सारे बेनिफिट होते हैं एक्सरसाइज करने के। अगला क्वेश्चन है सफेद और लाल तंतु में क्या अंतर होता है। मैंने आपको बताया था ना सफेद और लाल तंतु को हम आगे पढ़ेंगे, अब समझते हैं। देखिए जो सफेद तंतु होते हैं ना, इसको ये क्या होता है, ये गति क्रियाओं के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ऐसे तंतु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हमको कहीं ना कहीं एनर्जी दे देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर नहीं भी है तो भी कहीं ना कहीं ये कार्य कर सकते हैं और ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, तो इसको सफेद तंतु कहा जाता है। दूसरा होता है लाल तंतु, ये थोड़े ना स्लो होते हैं, तो ये सहन शक्ति क्रियाओं के लिए जाने जाते हैं, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन है तो ही ये काम करेंगे, नहीं है तो ये काम नहीं कर पाएंगे। खेल चोटों पर चर्चा करो। देखो खेल के दौरान खिलाड़ियों को बहुत तरह की चोटें लगती है, तो जैसे कि कोमल ऊतक चोटें, कठोर ऊतक चोटें, जोड़ों की चोटें, हड्डियों की चोटें, ठीक है। जो हमारे शरीर में जॉइंट होते हैं, जॉइंट अगर खुल जाए, जॉइंट विस्थापित हो जाए तो, या हड्डी टूट जाए, फूट जाए तो, या कठोर ऊतक की चोटें लग जाए, ठीक है। तो ये सब चोट के प्रकार होते हैं। अब कोमल ऊतक चोट किसको कहा जाता है, मान लो हमारी जो स्किन है, स्किन में कोई खरोच आ जाए, ठीक है, मांसपेशी जो होती है उसमें कोई चोट लग जाए, तो ऐसी जो हल्की फुल्की चोटें होती हैं ये कोमल ऊतक चोटें कहलाती हैं। अब जोड़ों वाला आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत आता है। हमारे शरीर में बहुत सारे जॉइंट होते हैं, जैसे कंधे के जॉइंट हो गए, या हाथ के जॉइंट हो गए, ठीक है, कलाइयों के जॉइंट हो गए, घुटने के जॉइंट हो गए, बहुत सारे जॉइंट है हमारे शरीर में। तो कभी कभी क्या होता है, जॉइंट जो होते हैं वो अपनी जगह से हट जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, तो इसको जोड़ों से रिलेटेड चोट कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी हड्डियां जुड़ी होती हैं वो अपने एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पे हो जाती है। जैसे कि अगर आप इस इमेज में देखोगे तो इसका जो राइट कंधा है, इस कंधे को देखो, ये ठीक है, लेकिन ये कंधा जो है विस्थापित हो गया, आपको अलग से दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि भंग। अस्थि यानी हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या, हड्डी का टूटना, हड्डी की चोट, कैसे भी क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं। तो ये देखो अस्थि भंग क्या होता है, हड्डी में जब चोट लग जाए, हड्डी टूट जाए तो इसको अस्थि भंग कहा जाता है। क्लियर है। अब ये बहुत प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे 4-5 प्रकार बता रखे हैं, जैसे कच्ची अस्थि भंग, बहुसंख अस्थि भंग, अनुप्रस्थ, तिरछा, पचर्री, ठीक है। अब देखते हैं कच्चा का मतलब क्या होता है। ये ज्यादातर जो बचपन में छोटी बच्चों की हड्डियां होती है, नरम हड्डियां होती हैं, ये टूट जाए तो उसको अ, कच्ची अस्थि भंग कहा जाता है। बहुखंड मतलब जब बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाए हड्डी। अनुप्रस्थ मतलब बीच में से ऐसा क्रैक हो जाए, ठीक है। तिरछा, आप यहाँ पे देख रहे हो हड्डी तिरछी टूटी हुई है, या हड्डी टूट के आपस में धस जाए एक दूसरे के अंदर, तो ये होता है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। कच्चा अस्थि भंग जो होता है, ये जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनकी कम एज होती है, तो उसमें जो हड्डियां होती हैं उनकी नरम होती हैं, तो बचपन में अगर हड्डी टूटती है तो उसको कच्ची अस्थि भंग कहा जाता है। फिर बहु खंड अस्थिभंग क्या होता है, दो या दो से अधिक टुकड़े में हड्डी अगर टूट जाए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये बहुखंड कहलाता है। अनुप्रस्थ क्या होता है, समकोण में टूटे, बिल्कुल बीच में से ऐसे टूट जाए।
और तिरछा अस्थिभंग में क्या होता है, विकर्ण में टूटी हड्डी, यानी इस तरीके से टूट जाए, तिरछी टूटे। और हड्डी टूटने के बाद उसके सिरे एक दूसरे में अगर धस जाते हैं तो उसको पचड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हड्डी टूटने के तरीके हैं। उम्र बढ़ने के कारण होने वाले शारीरिक परिवर्तन बताने हैं। तो जैसे जैसे बुढ़ापा आने लगता है, हमारे शरीर की कार्य क्षमता जो होती है, दक्षता जो होती है, उसमें कमी आने लगती है, ठीक है। अब देखा गया है कि 40 प्लस होने के बाद से हमारे शरीर में ये परिवर्तन देखने को मिलने लगते हैं। वृद्धावस्था के लक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? दो कारक होते हैं। एक होता है हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता, जो हमारे माता पिता में रहा है वो चीज़ हमारे अंदर भी रहेगा, ठीक है। दूसरा होता है पर्यावरण। पर्यावरण में बाहरी चीज़ें, हमारा भोजन कैसा है, हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, हम एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते, हमारा लाइफ स्टाइल क्या है, ये सब पर्यावरण में आ जाता है, ठीक है, बाहरी। तो वृद्धावस्था के कारण शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं? आपको पता है, हमारा जो मांसपेशी तंत्र होता है, ठीक है, मांसपेशी की जो शक्ति होती है उसमें कहीं ना कहीं कमी आने लग जाती है। अब हमारी मांसपेशी उतनी मजबूत नहीं रहती जितना जवानी में होती है। हमारे जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें परिवर्तन आने लगेगा। हमारा कान, हमारे नाक, हमारे सूंघने की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। आप देखते हो ना, बूढ़े व्यक्तियों को थोड़ा कम सुनाई देता है, सूंघने की शक्ति भी कम होने लगती है, ठीक है। पाचन तंत्र जो होता है वो खराब होने लगता है। और फिर चयापचय, ठीक है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें कमी आने लगती है। फिर हमारी जो लार ग्रंथि या पाचन एंजाइम है, इनमें कहीं ना कहीं कमी आने लगती है। हमारा जो अस्थि घनत्व होता है, हड्डियों का जो एक पूरा कंकाल होता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। हड्डियों की बीमारी होने लग जाती है, हड्डियां कमजोर होने लग जाती है, फ्रैक्चर हो सकता है, बहुत तरह की कमियां देखने को मिलती है। अगले चैप्टर को देखते हैं। जीव यांत्रिकी से क्या अभिप्राय है? जीव यांत्रिकी का क्या मतलब होता है? ठीक है, इसको बायोमैकेनिक्स कहा जाता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, हमारे शरीर का अध्ययन किया जाता है लेकिन एक मशीन के रूप में। यानी कि जीव यांत्रिकी ऐसा मानता है कि मानव का शरीर एक मशीन होता है और उस मशीन के रूप में उसके शरीर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मान लीजिए हमारे जैसे एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिससे मिलकर कंप्यूटर बनता है, ठीक है। जैसे खासकर मैं सीपीयू की अगर बात करूँ तो सीपीयू में आपका मदरबोर्ड होता है, ठीक है, उसके अंदर रैम होती है, उसमें आपकी हार्ड डिस्क होती है, आपकी एसएसडी होती है, पावर सप्लाई होती है, ठीक है, उसमें आपका प्रोसेसर होता है। तो कई सारे पार्ट्स को मिलाने के बाद आपका कंप्यूटर बनता है, एक मशीन बनती है। इसी तरीके से ये कहते हैं कि हमारा शरीर भी एक मशीन है। हमारे शरीर में लीवर होता है, ठीक है, हमारे शरीर में और हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, हमारे शरीर में नसें होती है, हमारे शरीर में हृदय होता है, दिल होता है। तो ये सारे मतलब पार्ट माने जाते हैं। इसको इस तरीके से अध्ययन करता है। और इस अध्ययन में शरीर की गति को प्रभावित करने वाली जो आंतरिक और बाहरी शक्ति है उसका भी अध्ययन किया जाता है कि कौन सी चीजें अंदर से हमारे शरीर को प्रभावित कर रही है, कौन सी चीजें बाहर से प्रभावित कर रही हैं। फिर नेक्स्ट है कि शारीरिक शिक्षा और खेल कूद में जीव यांत्रिकी का क्या महत्व होता है, ये बताना है। यानी कि फिजिकल एजुकेशन में इसका क्या महत्व है या खेल कूद में क्या महत्व है। तो देखो, जीव यांत्रिकी प्रशिक्षण में सुधार लाने में सहायक है, यानी ट्रेनिंग में सुधार लाने में सहायक है, बिल्कुल। क्योंकि भाई हमारे शरीर की बिल्कुल अंदर से बाहर तक की जांच कर लेता है। अब देखो, होता क्या है, मान लो कोई व्यक्ति है, उसको कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी को, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड। अब उसको बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं करवाना है, यानी ऐसी कोई खेलकूद नहीं करवाना जिससे उसके हार्ट पे ज़्यादा असर पड़े, उसको हार्ट अटैक आ सकता है या कुछ ऐसा हो जाए। तो ऐसे में ये सारी चीज़ों को जानकारी कैसे होगी कि किस व्यक्ति को क्या चीज़ खेलनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खेलनी चाहिए? तो जीव यांत्रिकी, क्योंकि जीव यांत्रिकी जो है हमारे शरीर का बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करता है, ठीक है। तो ये फायदेमंद है। फिर जीव यांत्रिकी जो है उपकरणों में सुधार लाने में सहायक होता है कि खेल उपकरण जो होते हैं कैसे उसको किसी व्यक्ति के अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लो कोई दिव्यांग खिलाड़ी है, ठीक है, अब वो कैसे खेल पाएगा एक नॉर्मल उपकरण से? नहीं। तो उसके शरीर की समस्या के अकॉर्डिंग उस उपकरण को बदला जा सकता है, ठीक है। तो ये बताता है कि कैसे हम उपकरणों में सुधार ला सकते हैं। ये तकनीक में सुधार लाने में सहायता करता है, खेल तकनीक में। और चोट लगती रहती है खेल में, तो चोट से बचाव में कहीं ना कहीं सुधार लाता है, ठीक है, ताकि कम से कम चोट लगे। फिर हमारे शरीर को समझने में सहायक होता है, हम शरीर को समझ सकते हैं। जब आप अपने शरीर को एक मशीन के रूप में देखोगे ना, अपने शरीर के एक एक अंग के बारे में जानोगे कि उस शरीर के उस अंग का क्या कार्य होता है, वो कैसे करता है, तब आपको पता लगेगा कि शरीर भी हमारी एक मशीन है। खेल में प्रदर्शन को सुधारने में ये सहायक होता है, परफॉर्मेंस को सुधारता है। फिर एक क्वेश्चन आता है न्यूटन की गति के नियम। वैसे तो 3 नियम है लेकिन इसमें से कोई एक नियम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो न्यूटन की गति के 3 नियम कौन से हैं?
तो जड़ता का नियम है, त्वरण का नियम है और प्रतिक्रिया का नियम है। सबसे पहले हम जड़ता का नियम देखते हैं। जड़ता का नियम क्या होता है? मान लो कोई भी वस्तु है जो अपनी एक अवस्था में है, या आराम या गति किसी भी अवस्था में हो सकती है, वो उस अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। जैसे मान लो कोई फुटबॉल है, वो पड़ी हुई है किसी जगह पे, वो बिल्कुल स्थिर है, यानी कि रेस्ट में है, ठीक है, एकदम स्थिर है, आराम की स्थिति में है। लेकिन इस पे कोई अगर पैर मारेगा, किक मारेगा, ठीक है, फोर्स लगाएगा, तो वो बॉल क्या होगी, कहीं जाके दूर जाके गिरेगी, ठीक है, यानी कि उसमें चेंजेस आएगा। तो कोई बाहरी बल लगाया तब उसमें जाके कोई बदलाव आया ना, तो ये होता है जड़ता का नियम। यानी एक फुटबॉल आराम की स्थिति में है, तब तक आराम की स्थिति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, लेकिन अगर उस पर कोई पैर मारता है, लात मारता है, तो वो आगे की तरफ भगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें बताया क्या है, ये होता है जड़ता का नियम। दूसरा है त्वरण का नियम। ये दूसरा नियम होता है, इसको संवेग के नियम के रूप में भी हम जानते हैं। इसमें क्या होता है, किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाली जो त्वरण की दर है वो वस्तु पे लगने वाले बल के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, बल के समानुपाती या उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु है, उसको जब हम फेंकते हैं तो जितनी ज्यादा तेज बल से फेंकेंगे उसको, जैसे मान लो कोई गेंद को फेंक रहा है, तो जितनी प्रेशर के साथ जितनी तेजी से उस गेंद को फेंकेगा, उसी अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, उसका उसकी गति भी उतनी ही होगी, ठीक है। आप देखते हो क्रिकेट में बॉलर होते हैं, कि स्पिनर होता है, एक फास्ट बॉलर होता है। स्पिनर जो होता है वो धीरे से फेंकता है, तो बॉल धीरे से जाती है, उसकी स्पीड धीमी होती है। लेकिन एक जो फास्ट बॉलर होता है वो बहुत तेज फेंकता है, तो उससे क्या होता है, उससे दुगनी तिगनी स्पीड हो जाती है, ठीक है। यही त्वरण के नियम में बताया गया है। जैसे कि क्रिकेट में सामान्य बल से फेंकी गई गेंद जो होती है, उसकी तुलना में डबल बल से फेंकी गई, यानी ज़्यादा तेज से फेंकी गई गेंद जो होगी, उसका त्वरण जो होता है वो अधिक होता है। यही आपसे बताया गया है। एक भाला फेंकने वाले को 600 ग्राम का भाला फेंकने की तुलना में 800 ग्राम का भाला फेंकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, ठीक है, क्योंकि 600 ग्राम का भाला जो है वो हल्का है। अगर उसको 800 ग्राम का भाला दोगे तो आपको और ज़्यादा मतलब ताकत लगानी पड़ेगी। तो यही बताया गया है, ठीक है। तो ये होता है त्वरण का नियम। तीसरा होता है प्रतिक्रिया का नियम। यानी कि इसमें क्या होता है, गति के इस नियम में प्रत्येक क्रिया के साथ एक समान और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एग्जाम्पल आपके सामने देख रखा है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति तैर रहा है, जब वो तैरते समय वो पानी को पीछे धकेलता है, ठीक है, यानी क्रिया कर रहा है, वो अपने हाथों से पानी को पीछे धकेल रहा है, ये क्रिया है उसकी। तो उस हमारा शरीर उसके आगे क्या करता है, एक प्रतिक्रिया देता है कि हमारा शरीर आगे जाता है, यानी पानी तो पीछे की तरफ जा रहा है लेकिन शरीर आगे आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया का नियम, यानी हम कोई क्रिया करते हैं तो उसकी कोई प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट है कि गोली चलाने में जब गोली चलती है तो गोली आगे, ठीक है, आगे की तरफ जाएगी, जबकि बंदूक जो होती है उसको पीछे की ओर धक्का लगता है, यानी वो प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। पीछे की तरफ एक बार बंदूक आती है लेकिन गोली आगे की तरफ जाती है। जब हम चलते हैं तो हम अपने पैर से जमीन को धक्का देकर पीछे की ओर बल लगाते हैं, ठीक है, तभी तो हम आगे की तरफ चल पाते हैं। तो ये सब क्या है, प्रतिक्रिया का नियम होता है। एक क्वेश्चन संतुलन पे भी आया हुआ है, लास्ट ईयर मैंने देखा था, संतुलन पे क्वेश्चन आ जाता है। संतुलन के बारे में आपको बताना है, यानी कि बैलेंस क्या होता है। तो इसका मतलब होता है किसी बिंदु पर कार्य करने वाले बलों का परिणाम जब शून्य हो जाता है तो उसको स्थिति को संतुलन कहते हैं। यानी कि जब सारे बल क्या होते हैं, एकदम शून्य हो जाएं, ठीक है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, यानी संतुलन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गतिशील, एक होता है स्थिर। गतिशील मतलब जब हम कोई गति में हो, हम चल रहे हो, फिर रहे हो, ठीक है, उस समय संतुलन बनाया जाए तो वो गतिशील कहलाएगा। स्थिर मतलब रुके हुए स्थिति में। एग्जांपल के लिए आपके सामने मान लीजिए कोई साइकिल चला रहा है। अब साइकिल चला रहा है, क्या है, साइकिल चला रहा है यानी वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो उसका शरीर कहीं ना कहीं गतिमान है, ठीक है, उसके पैर घूम रहे हैं और साइकिल आगे की तरफ भाग रही है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं एक गतिशील संतुलन है, लेकिन वो साइकिल से गिर नहीं रहा है, ठीक है, जैसे मर्जी वो साइकिल चला रहा है, जिधर मर्जी उधर साइकिल को मोड़ रहा है, तो वो एक तरह से संतुलन में है। तो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा गतिशील रहते हुए भी, ठीक है, स्थिरता को बनाए रखने की जो स्थिति होती है उसको हम गतिशील संतुलन कहते हैं। एग्जाम्पल है साइकिल चलाना। अब दूसरा होता है स्थिर संतुलन। इसमें क्या होता है, सारे अपने आप को मतलब बिल्कुल स्थिर रखना होता है, ठीक है। जब व्यक्ति स्थिर अवस्था में होता है तो उसे स्थिर संतुलन कहते हैं। जैसे योग में शीर्षासन, जब हम शीर्षासन कर रहे होते हैं, जैसे आप देख रहे हो ये शीर्षासन कर रही है महिला, तो इसका शरीर देखो बिल्कुल, ठीक है, एकदम इसने अपने आप को स्थिर रखा हुआ है। स्थिर रखने के बाद भी इसने बैलेंस बना रखा है, इसका शरीर ना तो इधर को गिर रहा है ना तो इधर को गिर रहा है। तो इस स्थिति को कहते हैं स्थिर संतुलन। कभी अगर आप एक बार शीर्षासन करने का ट्राई करना, अगर आपको नहीं आता होगा ना करना, तो आप बार बार गिरोगे, कभी आप इधर को गिरोगे तो कभी आप उधर को गिरोगे, गिरोगे जरूर, बैलेंस नहीं बन पाएगा। लेकिन जिसको आता है वो अपने शरीर को कुछ सेकंड तक आराम से इस अवस्था में रख सकता है, इसी को स्थिर
ठीक है, स्थिर संतुलन कहते हैं, यानी कि एक जगह पे फिक्स होकर संतुलन बना लिया है। अब संतुलन जो होता है खेलकूद में इसका काफी प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि खेलकूद में क्या होता है कि जितना बड़ा हमें आधार मिलता है, ठीक है, उतना ही हमारा संतुलन बनेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, जब कुश्ती हो रही होती है कोई पहलवान, तो अपने पैरों को जितना वो चौड़ा रखता है, दो पैरों को जमीन पे जितना चौड़ा रखेगा, उसका उतना ही ज़्यादा क्या होता है, बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। ये खेल कूद में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है संतुलन का। फिर गुरुत्वाकर्षण बिंदु जमीन के करीब रखना, यानी गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र है जितना जमीन के पास होगा उतना ही स्थिरता बनी रहेगी, ठीक है। जैसे कि कुश्ती मैच के दौरान पहलवान जो होते हैं वो अधिक स्थिरता और स्थिर संतुलन के लिए अपना जो गुरुत्व केंद्र होता है उसको नीचे की ओर करते हैं, ठीक है, झुका कर रखते हैं, थोड़ा आगे की ओर झुकते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनका बैलेंस ज्यादा बने रहेगा। आप कभी ध्यान से देखना, कभी भी कुश्ती मैच में देखना, वो पैरों को अपने चौड़ा करके, ठीक है, दूर दूर रखे और अपने शरीर को थोड़ा सा झुका कर रखते हैं ताकि उनका बैलेंस बना रहे, स्थिरता बनी रहे। फिर बॉडी मास, यानी उच्च शरीर द्रव्यमान, यानी जिसका शरीर का वजन ज्यादा होता है, यानी हैवी जो एथलीट है उनके अंदर हल्के शरीर द्रव्यमान वाले एथलीट की तुलना में ज्यादा स्थिरता होती है। जो हल्के लोग होते हैं, वजन में हल्के होते हैं, उससे ज्यादा भारी लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं, स्थिर रह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हल्के व्यक्ति की तुलना में भारी व्यक्ति को हिलाना, यानी कि अपने शरीर को हिलाना, हल्के व्यक्ति की तुलना में भारी व्यक्ति को हिलाना जो होता है वो मुश्किल होता है। यही कारण है कि कुश्ती में, मुक्केबाजी में, जूडो में, ठीक है, ये जो खेल होते हैं इसमें जो अलग अलग भार वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती है, ठीक है। क्योंकि 60, हाँ, जो कुश्ती का मैच होगा 60 केजी के साथ 60 केजी का ही खेलेगा, ठीक है। बॉक्सिंग में भी इसी तरीके से होगा। तो क्यों, अब मान लो 60 केजी वाले के साथ आप 90 केजी वाले को खिलाओगे तो हो सकता है भाई वहां पे परिणाम उल्टे हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है। तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं खेल कूद में भी संतुलन बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर घर्षण वाला क्वेश्चन तो पेपर में आता ही आता है। घर्षण क्या होता है? घर्षण एक बल होता है। ये कब पैदा होता है? जब दो वस्तुओं की सतह आपस में कांटेक्ट में आती है, ठीक है। इनके बीच में जो गति होती है या होने का प्रयास हो रहा होता है, इसी को घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल जो होता है ये क्रिया की विपरीत दिशा में काम करता है। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए समझना है, जब आप चल रहे होते हो जमीन पे, तो आपकी चप्पल या जूता जो है वो जमीन पे घर्षण करता है, ठीक है। और आप पीछे की तरफ जमीन को धकेलते हो तो आपका शरीर आगे की तरफ जाता है। अब हम देखते हैं, जैसे पेन, मैं पेन से लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं पेन को अपने टैबलेट पे चला रहा हूँ, ठीक है। अब मैं पेन को चला रहा हूँ तो पेन की निब और मेरे टैबलेट के बीच में घर्षण हो रहा है, तब जाके मैं लिख पा रहा हूँ। घर्षण नहीं होगा तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। तो ये चीजें होती है। तो खेलों में भी विभिन्न प्रकार के घर्षण की व्याख्या कीजिए, यानी खेलों में भी अलग अलग प्रकार के घर्षण होते हैं, उसके बारे में बताना है। तो दो सतह के बीच में जब संपर्क होता है तो उससे जो बल उत्पन्न होता है उसको हम घर्षण कहते हैं, यानी फ्रिक्शन कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। फ्रिक्शन दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्थिर घर्षण और दूसरा होता है गतिशील घर्षण, ठीक है। स्थिर घर्षण कौन सा होता है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर बढ़ना शुरू करती है लेकिन वास्तविक गति अभी प्रारंभ नहीं हुई। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे मान लो कोई खिलाड़ी दौड़ने वाला है, तो जब वो दौड़ना शुरू करता है तो उसकी जो शुरू की स्थिति होती है वो क्या होती है? धीरे होती है। पहले वो एक दो कदम तीन कदम धीरे दौड़ेगा, फिर जाके वो अपनी स्पीड पकड़ता है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है स्थिर घर्षण। दूसरा होता है गतिशील घर्षण। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पे वास्तविक रूप से चलना शुरू कर देती है तो उसको गतिशील घर्षण कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई गेंद है, वो लुढ़क रही है, लुढ़क के रुक जाने तक का, यानी जब वो लुढ़की और जब वो रुकी, इसके बीच का जो घर्षण होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है? गतिशील होता है, क्योंकि वो गतिशील रही है। गतिशील घर्षण भी दो तरह के होते हैं। इसको हम स्लाइडिंग घर्षण भी कह सकते हैं, यानी कि जब एक वस्तु वास्तव में दूसरी वस्तु की सतह पे सरकने लगे तो उसको स्लाइडिंग कहते हैं। जैसे गाड़ी से हम डिब्बे को फिसलाकर जब उतारो आते हैं, ठीक है। दूसरा होता है रोलिंग घर्षण, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कने लगती है, ठीक है। उदाहरण के लिए हिट करने पर मैदान पर लुढ़कती हुई बॉल। आगे चलते हैं। अब घर्षण के लाभ और हानि भी बहुत पूछा जाता है। तो घर्षण के क्या लाभ हैं? देखो, घर्षण के फायदे भी है, घर्षण के नुकसान भी है। घर्षण के फायदे क्या है कि वस्तु की स्थिति को बनाए रखने, और घर्षण किसी भी वस्तु की स्थिति और उसके आकार को स्थिर रख सकता है, ठीक है। और ये तो चलो फायदा है कि उसके आकार को और उसको स्थिर रखता है। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि वस्तु में टूट फूट होना, जब दो चीजें आपस में घिसती है तो उसके बीच में जो घर्षण होता है उससे टूट फूट भी हो जाता है। इसीलिए कि इनके बीच में तेल या चिकनाई लगानी पड़ती है। जैसे आप दरवाजे देखोगे, दरवाजे जब किसी जगह से कुंडे पे घूमते हैं, बार बार उनके बीच में घर्षण होता है तो वहां से वो टूट सकता है। इसीलिए वहां पे क्या करा जाता है? तेल वगैरह डाल दिया जाता है।
फिर गति में सहायता करना, यानी घर्षण के कारण हम आराम से चल और दौड़ पाते हैं, ठीक है। और अगर घर्षण नहीं होता मान लीजिए, तो क्या होता, हम ना तो चल पाते ना दौड़ पाते। लेकिन इससे ऊर्जा का नुकसान भी होता है, क्योंकि घर्षण जो होता है ऊर्जा को कम करता है, खत्म कर देता है। तीसरा क्या है कि पकड़ को मजबूत बनाना, घर्षण के कारण खिलाड़ी अपने हाथों से किसी भी वस्तु को अच्छे से पकड़ पाते हैं। जैसे बैडमिंटन खिलाड़ी जो होते हैं, वो बैडमिंटन की को अच्छे से पकड़ पा रहे हैं, ठीक है। और ताप को बढ़ाना, घर्षण के कारण क्या होता है, टेम्परेचर में वृद्धि होती है। दूसरी तरफ हम बात करें तो इसकी वजह से गति कम होती है, यानी जब रोलर स्केटिंग जैसे खेल में घर्षण क्रिया की, ये रोलर स्केटिंग जैसे खेल होते हैं, इससे कहीं ना कहीं घर्षण की जो क्रिया होती है, तो उससे जो गति होती है वो कम होने लग जाती है, ठीक है। गति को मुश्किल बनाना, यानी कठिन और अधिक घर्षण की क्रियाओं में गतिविधि को मुश्किल कर देता है। अगर ज़्यादा घर्षण हो रहा हो, कठिन हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं एक्टिविटी उस पर नहीं हो सकती, क्रियाएं उस पर नहीं की जा सकती। तो ये हमारा 8वां चैप्टर था। अब बात करते हैं 9वें चैप्टर की। तो व्यक्तित्व शब्द के बारे में आपको बताना है, यानी पर्सनैलिटी क्या होती है। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, परसोना से ये निकला है। इसका मतलब होता है मुखौटा, यानी कि व्यक्तित्व एक ऐसा मुखौटा है जिसे लगाकर व्यक्ति अपने वातावरण के संपर्क में आता है, ठीक है। आप देखते हो, एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूँ। जैसे आप देखते हो बॉलीवुड के जो हीरो हीरोइन होते हैं, हम में से बहुत सारे लोग उनके फैन होते हैं। आपको कोई हीरो हीरोइन पसंद होता है, तो वो आप जिस तरीके से उनको कैमरे में देखते हो ना, वो एक मुखौटा होता है, ठीक है। यानी कि उनकी रियल पर्सनैलिटी अलग होती है, वो हमको दिखाने के लिए एक अलग तरीके से वो रह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से पर्सनैलिटी होती है हर व्यक्ति की। तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसके शारीरिक गुण, मानसिक गुण, सामाजिक गुण, भावनात्मक गुण, उसके इंटरेस्ट, उसका व्यवहार, उसकी योग्यताएं, जब सारी चीजें शामिल हो जाए तो उसको हम एक पर्सनैलिटी कहते हैं, ठीक है, एक व्यक्तित्व कहते हैं, जिनके साथ व्यक्ति अपने वातावरण के संपर्क में आता है, ठीक है। आपने देखा होगा, आपके 10 दोस्त है मान लीजिए, तो हर किसी की एक अलग पर्सनैलिटी होगी, सबका व्यवहार अलग होगा, सबका बात करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। तो आप उसी पर्सनैलिटी के कारण किसी को पसंद करते होगे, किसी को नापसंद करते होगे, किसी को कम पसंद करते होगे तो किसी को ज़्यादा पसंद करते होगे। तो क्योंकि पर्सनैलिटी में हमारे शारीरिक गुण भी आ जाते हैं, हमारी मानसिक गुण भी आ जाते हैं, हमारा सामाजिक गुण भी आ जाते हैं, हमारा भावनात्मक गुण भी आ जाता है, हमारे इंटरेस्ट आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो अब चलिए व्यक्तित्व को समझते हैं कितने प्रकार का होता है। तो एक विद्वान है जिनका नाम है जंग। जंग ने कहा है कि व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं, यानी व्यक्ति 3 तरह का होता है। या तो एक बहिर्मुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट होता है, और एक उभयमुखी होता है, यानी जिसमें एक्सट्रो और इंट्रो दोनों तरह की गुण होते हैं, ठीक है। अब दुनिया का जो कोई भी व्यक्ति है, वो इन 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोवर्ट की, जो अंतर्मुखी होता है। इंट्रोवर्ट जो होता है वो शर्मीला होता है, ठीक है, कम कम बोलेगा, लोगों से कम घुलना मिलना पसंद करेगा, समाज में बोलने से बचता है। और जो सामाजिक आयोजन होते हैं, जैसे शादी ब्याह, बर्थडे वर्डे, इन सब चीज़ों में थोड़ा कम जाता है वो। तो ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपका नेचर कैसा है। हर व्यक्ति का एक नेचर होता है। जैसे मान लो मैं हूँ, तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है। मुझे ज़्यादा घुलना मिलना और ज़्यादा पब्लिक समारोह वगैरह में जाना पसंद नहीं है, ठीक है। कम बोलना पसंद है, काम से काम रखना पसंद है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, ये शर्मीले नहीं होते हैं, खुलकर बोलते हैं, लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं, समाज में खुलकर बोलते हैं, सामाजिक आयोजन में भी ये जाते हैं, ठीक है। आत्मविश्वासी होते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत होता है। जैसे मेरे जैसे लोग जो होते हैं इंट्रोवर्ट, उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी होती है। फिर ये हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, जिंदा दिल होते हैं, ठीक है। ये होते हैं बहिर्मुखी। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, आप इंट्रो हो मेरी तरह, या एक्सट्रोवर्ट हो, या फिर उभयमुखी हो। उभयमुखी क्या होता है, जो इंट्रो एक्सट्रो दोनों तरह का हो, यानी ऐसे लोग जिनमें ना तो पूरी तरीके से इंट्रो वाले गुण है, ना ही पूरी तरीके से एक्सट्रो वाले, यानी ना तो वो पूरी तरीके से अंतर्मुखी होते हैं, ना ही वो अ, बहिर्मुखी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक टाइपिंग की मिस्टेक हो गई, यहाँ पे भी अंतर्मुखी हो गया, यहाँ पे भी अंतर्मुखी हो गया, ये बहिर आएगा, ठीक है। ना ही वो पूरी तरीके से बहिर्मुखी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं इनको उभयमुखी कहते हैं, यानी दोनों के मिश्रण वाले गुण होते हैं इनके अंदर। फिर जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, इसके 5 सिद्धांत बताए गए हैं, ठीक है। 5 सिद्धांत क्या होता है, एक होता है स्पष्टता संबंधी लक्षण, फिर कर्तव्य निष्ठा से रिलेटेड, फिर बहिर्मुखिकता, सहमतता, मनोविषुप्तता। अब ये हमारी पर्सनैलिटी के 5 लक्षण होते हैं। इसको ध्यान से एक एक करके समझिए क्या क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जो जैसे स्पष्टता,
ऐसे व्यक्ति व्यवहारिक होंगे, कल्पनाशील होंगे, ठीक है, इनके इनके इंटरेस्ट को देखा जाएगा, बौद्धिक जिज्ञासा देखी जाएगी, क्रिएटिविटी देखी जाएगी, भावना देखी जाएगी, ये सब स्पष्टता से रिलेटेड हो जाता है। कर्तव्यनिष्ठता में क्या होता है, जीवन की चुनौतियों के साथ सक्षम होते हैं, जीवन में कोई भी चुनौती आ जाए उसको हैंडल करने की क्षमता होती है। आत्म अनुशासन होगा, ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ होगा ऐसा व्यक्ति, दूसरों पर निर्भरता थोड़ी कम रहती है, कठोर परिश्रम करने वाला होता है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है। फिर होता है बहिर्मुखता, ऊर्जावान होगा, सकारात्मक होगा, भावनात्मक रूप से मजबूत होगा, ठीक है, स्वीकार करेगा, मिलनसार होगा, थोड़ा बातूनी होगा, क्योंकि जो बहिर्मुखी होता है वो समाज वमाज में जाता है, बातें बहुत करता है, जिंदा दिल होगा, स्नेहपूर्ण होगा, मित्रतापूर्ण होगा। फिर सहमतता संबंधी लक्षण, इसमें सहयोग किया जाता है, ठीक है, उदार होगा, लोगों के प्रति लिबरल होगा, जो मनोविषुकता होगा, उसके अंदर बहुत गुस्सा होगा, डिप्रेशन, चिंता, तनाव, इस तरीके के लक्षण होते हैं। तो ये हमारी पर्सनैलिटी के लक्षण है, ये सभी के अंदर होते हैं, ठीक है, सभी को किसी ना किसी तरह की चिंता होती है, सभी को किसी ना किसी चीज पे गुस्सा आता है, ठीक है, सभी का किसी ना किसी चीज पे इंटरेस्ट होता है, कोई व्यक्ति दूसरों के साथ कैसा होता है, ये सब कुछ ना कुछ गुण हमारे अंदर होते हैं। प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, इसके प्रकार बताना है तो प्रेरणा शब्द जो है ये भी लैटिन भाषा के शब्द मोटिव से निकला हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है गतिमान कारण। गतिमान कारण मतलब किसी काम को करने के पीछे एक शक्ति होती है, एक कारण होता है जो हमें वो करवाता है, यानी कि हम जो भी करते हैं या हम जो भी नहीं करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई प्रेरणा, कोई ना कोई मोटिवेशन होती है। प्रेरणा भी जो होता है उसके दो आयाम होते हैं, एक उद्देश्य और एक दिशा, ठीक है। उद्देश्य को आप ऐसे समझो कि हम जो भी करना चाहते हैं, और ठीक है वो उद्देश्य हो गया, हम हमें दिशा, दिशा जो होती है वो हमको बताती है कि हमें भाई किस प्रकार से अपने उद्देश्य को पूरा करना है या क्या कार्य करना है। तो ये प्रेरणा और दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले आपने समझ लिया कि ये जो प्रेरणा होती है क्या होती है, हमें किसी काम को करने के पीछे जो एक स्टिमुलस होता है, वो हमें जो उस कार्य को करवा रहा होता है, ठीक है, ये प्रेरणा होता है। तो इसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। प्रेरणा दो तरीके की हो सकती है, या तो आंतरिक होगी या बाहरी होगी। अब एक बच्चा है, वो दिन रात पढ़ता है, ठीक है, दिन रात पढ़ता है, उसको कोई नहीं कहता कि भाई पढ़, ना माँ बाप उसको कुछ प्रेशर कर रहे हैं ना उसको कुछ कह रहे हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट है, वो अंदर से ही, उसके अंदर से वो चीज़ आ रही है कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे ये करना है वो करना है, जो भी उसके मन में है, ठीक है। अगर कोई उसको बाहरी कोई चीज़ प्रेरित नहीं कर रही है, अंदर से उसका इंटरेस्ट रहता है बहुत सारा, वो दिन रात पढ़ता है, तो इसको आंतरिक प्रेरणा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको संतुष्टि मिलेगी उससे, जब वो पढ़ेगा तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ भाई मैं ये काम कर पा रहा हूँ। बाहरी प्रेरणा क्या होता है, एक तरह से लालच, जैसे मान लो कोई आपको बोले, आपके पिताजी बोले कि भाई 12th में तू इतने परसेंट नंबर लिया, मैं तेरे को बाइक दिला दूंगा, ठीक है, मैं यार तेरे को ये चीज़ दिला दूंगा। अगर आपके मन में लालच है कि भाई मुझे वो बाइक चाहिए, तो मुझे इतने परसेंट नंबर ला के घर वालों को दिखाने पड़ेंगे, तो ये है बाहरी, ठीक है, ये बाहरी चीज़ें जो आपको मोटिवेट कर रही है उस काम को करने के लिए। तो दो तरह की प्रेरणा होती है। जब कोई व्यक्ति अंदर से प्रेरणा लेता है किसी लक्ष्य को पाने के लिए, कोई व्यक्ति किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि वो उसे सेटिस्फेक्शन दे रही है, ठीक है, तो उसको उस काम को करने में मजा आता है। ये किसी बाहरी कारक की वजह से नहीं है, बल्कि उसके अंदर से उसकी इच्छा है, उसको प्रेरित कर रही है, ठीक है। आपने देखा होगा कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, अब साइकिल चलाना सीख रहा है, गिर जाता है, फिर उठता है, फिर चलाता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाता है, पट्टी बंधवाता है, इंजेक्शन लगवाता है, दवाई लेता है, लेकिन अगले दिन फिर साइकिल चलाता है। वो बार बार गिर रहा है, चोट खा रहा है, लेकिन वो तब तक उसको कर रहा है जब तक वो सीख नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसको अंदर से मोटिवेशन मिल रहा है और उसे खुशी मिल रही है कि मैं सीख गया। जिस दिन वो सीख जाएगा उसे कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसको आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। बाहरी में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने की प्रेरणा बाहर से ले, ठीक है, अंदर से मन ना भी हो लेकिन फिर भी उसको बाहरी रूप से उसको वो करना पड़े। और तो इसलिए जैसे मान लो आप इसलिए पढ़ते हो कि आपके माता पिता आपकी पसंद की कोई वस्तु दिला दें, ठीक है, कोई तोहफा पाने के लिए, कोई इनाम पाने के लिए, या कुछ किसी लालच से अगर आप कर रहे हो तो वो बाहरी प्रेरणा होता है। नेक्स्ट है व्यायाम पालन से क्या अभिप्राय है। सबसे पहले व्यायाम पालन समझिए। देखिए, जिम ज्वाइन करते हैं लड़के, और 2-4 दिन जाते हैं, फिर उसके बाद बंद कर देते हैं। एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं कि भाई मैं 1 तारीख से एक्सरसाइज करूंगा, 4 दिन करते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति हो जाती है, ठीक है। व्यायाम पालन का मतलब क्या होता है कि जब व्यायाम करने का कारण तलाशना, अर्थात जब कोई व्यक्ति बिना किसी बाहरी प्रेरणा के एक्सरसाइज को शुरू करे और उस स्थिति को बनाए रखे, तो उसको व्यायाम पालन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक व्यक्ति जिम जाता है, 2-4 दिन जाता है, छोड़ देता है,
तो खत्म, एक्सरसाइज करता है 2-4 दिन करता है छोड़ देता है, तो इसको व्यायाम पालन नहीं कहेंगे। व्यायाम पालन का मतलब है कि जिम जाए और रेगुलर जाए और जिम को छोड़े ना, एक्सरसाइज करे रेगुलर करे उसको छोड़े ना, तो इसको बोलते हैं व्यायाम पालन। यानी आपने एक्सरसाइज करने का प्रण लिया, आपने शुरू करा और आपने उसको रोका नहीं, ठीक है। तो व्यायाम अगर कोई रेगुलर करेगा तो उसको क्या लाभ मिलेगा, तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं। शरीर लचीला हो जाएगा, सुडैल हो जाएगा, आसन संबंधी सुधार हो जाएंगे, उसकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ जाएगी, रोगों से बचाव होगा, उसके टेंशन डिप्रेशन चिंता में कमी आएगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, हेल्दी हो जाएगा, मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। सैकड़ों पॉइंट बता सकते हो आप व्यायाम के क्या क्या लाभ है। नेक्स्ट है आक्रामकता से क्या अभिप्राय है। तो आक्रामकता क्या होता है, ये शारीरिक तथा मौखिक व्यवहार होता है। या तो आप शारीरिक रूप से किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, किसी को मार पीट दो, धक्का दे दो, या मौखिक रूप से गाली गलौज कर दो, गुस्सा उसके प्रति जाहिर करो, तो ये आक्रामकता होती है। और ये कहीं ना कहीं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आक्रामकता जो होती है, इसके प्रकार बताने हैं आपको। तो आक्रामकता को हम 3 कैटेगरी में बांट के देख लेते हैं। एक होता है शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, जिसमें जानबूझकर हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को घायल करना। आपने देखा होगा खेल के दौरान कई बार आपने फुटबॉल मैच या कोई मैच देखा हो, तो कई बार जानबूझकर पैर फंसा देना या उसको गिरा देना या धक्का दे देना वाली हरकत कर देते हैं खिलाड़ी गुस्से में, ठीक है। शारीरिक बल का इस्तेमाल करना, ये हो जाता है शत्रुतापूर्ण यानी दुश्मनी निकालना। दूसरा होता है सहायक आक्रामकता, अनजाने से दूसरों को शारीरिक घायल करना, यानी गलती से हो गया, मतलब कोई खिलाड़ी चाह नहीं रहा था किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना, पर खेल में दौड़ने के दौरान वो आपस में टकरा गए, गलती से हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सहायक आक्रामकता। फिर होता है मुखर व्यवहार आक्रामकता, इसमें शारीरिक रूप से नुकसान ना पहुंचाना, ठीक है। वैध बलों का इस्तेमाल ना करना, नियम नहीं तोड़ते, दूसरों को मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाना, या मौखिक बल का इस्तेमाल करना। यानी मुखर का मतलब है शारीरिक रूप से तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन बोलकर किसी को ऐसी बात बोल देना, कटु बात, जिससे जिससे उसके दिल को वो चुभ जाए, ठीक है। इसको आक्रामकता कहते हैं। आक्रामकता को कैसे खत्म कर सकते हैं, अगर कोई आक्रामकता ना करे तो उसको शाबाशी देना, ठीक है, यानी उसको मोटिवेट करना। फिर उन संकेतों को हटा देना चाहिए जिससे आक्रामकता पैदा होती हो, ऐसे कोई भी चीज ही ना रखो जिससे आक्रामकता पैदा हो। तनाव को प्रबंधन करना, यानी तनाव को स्ट्रेस को मैनेज करने की तकनीक सिखाना, ठीक है। संज्ञानात्मक क्रियाएं जैसे कि आत्म सुझाव, कल्पनाशीलता तथा अपने आप से बात करना, कुछ इस तरीके के तरीके अपनाए जा सकते हैं। फिर लोगों के अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना, ठीक है, खिलाड़ियों को समझाना, खेल के महत्व पे जोर देना, ठीक है, खिलाड़ियों को समझाना, टीम भावना, खेल भावना को समझाना, और ये सारी चीज की जा सकती है। कोच अपने व्यवहार को शांत रखे, तो कोच को देखकर स्टूडेंट उनसे सीखते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब आखिरी चैप्टर आपका 10वां चैप्टर, खेलों में प्रतिभा की पहचान कैसे की जाती है, ठीक है। तो खेलों में प्रतिभा की पहचान का मतलब है जिसके द्वारा कम आयु के खिलाड़ियों में ही प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज कर लेना, और जिसके अंदर टैलेंट दिख जाए उसको भविष्य में फिर अच्छी ट्रेनिंग देना, ताकि वो फ्यूचर में जाके एक अच्छा खिलाड़ी बन सके, देश के लिए नाम कमा सके, ठीक है। खेलों में प्रतिभा की पहचान का महत्व और लाभ क्या होता है, इससे लाभ ये है कि भविष्य के संभावित बेहतरीन खिलाड़ियों की खोज, यानी भविष्य में कोई खिलाड़ी अच्छा कर सकता है उसकी खोज हो जाती है। फिर किसी के अंदर अगर छिपी हुई प्रतिभा है तो उसको पहचाना जा सकता है, उसको मौके दिए जा सकते हैं, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में प्रतिभावान खिलाड़ी को पहचानने से उसकी प्रतिभा को और ज्यादा निखारा जा सकता है। कम आयु के जो प्रतिभावान खिलाड़ी होते हैं, इनकी खोज जो है वो देश के लिए एक बड़ी संपत्ति खोजने के समान है, क्योंकि ये देश का नाम रोशन करते हैं, ठीक है, देश के लिए मेडल लेके आते हैं, तो एक तरह से देश के लिए बड़ी संपत्ति खोजने के बराबर होता है। सही समय पे अगर आप युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज कर लें, उनको ट्रेनिंग दे दें, उनको खेल के उपकरण दे दें, उनको मोटिवेट कर दें, तो वो जरूर भविष्य में पदक यानी कि मेडल जीत सकते हैं, ठीक है। खेल प्रशिक्षण चक्र, तो खेल प्रशिक्षण चक्र का क्या मतलब होता है, खेल प्रशिक्षण चक्र से क्या अभिप्राय है, ऐसे आपके क्वेश्चन में पेपर आता है, सॉरी, खेल प्रशिक्षण चक्र से क्या अभिप्राय है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो खेल प्रशिक्षण चक्र का मतलब होता है विभिन्न अवधि के प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का संयोजन, ठीक है, अलग अलग अवधि में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की व्यवस्था करना। इसमें क्या होता है, एक एथलीट खिलाड़ी को प्रतियोगिता के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मदद मिल पाती है, क्योंकि उसको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जा सकती है, ठीक है। अब इसको हम कैटेगरी में देख सकते हैं, जैसे माइक्रो साइकिल चक्र, इसका मतलब क्या होता है कि साप्ताहिक चक्र के रूप में
जाना जाता है। फिर मेसोसाइकिल चक्र, इसको मासिक चक्र के रूप में जाना जा सकता है। फिर मैक्रो साइकिल चक्र, इसको वार्षिक चक्र के रूप में जाना जा सकता है। अब माइक्रो साइकिल का मतलब क्या होता है, ये छोटा समय होता है, ठीक है, एक सूक्ष्म चक्र। यानी कि मान लो कोई ट्रेनिंग है जो 7 दिन में 6 दिन में पूरी हो जाए, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाए, ठीक है, तो ये ऐसी ट्रेनिंग को क्या कहेंगे, माइक्रो साइकिल। लेकिन मान लो अगर कोई ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें महीना भर लग जाता हो, ठीक है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते 6 हफ्ते लग जाते हो, तो ऐसी जो ट्रेनिंग आ जाती है, ठीक है, इसको मेसो साइकिल कहते हैं। यानी कि इसमें खिलाड़ी लोग जो होते हैं वो महीनों तक ट्रेनिंग लेते हैं अपने खेल के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी हो जो मैक्रो साइकिल हो, इसका मतलब होता है बड़ा चक्र, यानी कि वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसमें 3 चरण होते हैं, तैयारी करवाना, कंपटीशन करवाना, ज्ञान स्थानांतरण करवाना, इसमें साल लग जाता है, तो इसको कहा जाता है मैक्रो, ठीक है। फिर है शक्ति क्या होती है, तो शक्ति मनुष्य की वह योग्यता होती है जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने में सहायता करती है। जैसे कि गतिशील शक्ति, स्थिर शक्ति, इसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। गतिशील को फिर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, शक्ति सहन क्षमता, ठीक है। अधिकतम शक्ति का मतलब क्या होता है, अधिकतम अवरोध के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता। विस्फोटक शक्ति मतलब होता है अवरोध के विरुद्ध तेजी से काम करने की योग्यता। शक्ति सहनशीलता का मतलब क्या होता है, अवरोध के विरुद्ध थकावट की स्थिति में काम करने की योग्यता। गति क्या होती है भाई, गति मनुष्य की ऐसी योग्यता होती है जिससे किसी कार्य को करने में सहायता जो होती है वो जल्द से जल्द मिल सकती है, ठीक है। गति जो होती है उसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रतिक्रिया गति योग्यता, त्वरण गति योग्यता, लोकोमोटर गति योग्यता, मूवमेंट गति योग्यता, गति सहनशीलता। अब प्रतिक्रिया गति योग्यता का मतलब है किसी संकेत के विरुद्ध जल्दी से जल्दी कार्य करना, ठीक है, तुरंत ही प्रतिक्रिया दे देना। त्वरण का मतलब क्या होता है, अधिकतम गति की स्थिति जल्द से जल्द प्राप्त करना। यानी जैसे मान लो कोई खिलाड़ी दौड़ने लगा है, तो वो 2 या 3 सेकंड के अंदर ही अपनी हाई स्पीड पे, फुल स्पीड पे पहुंच जाए। लोको मोटर गति योग्यता का मतलब है अधिकतम गति की स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखना, ठीक है, कितने लंबे समय तक उस गति को बनाए रख पाता है। फिर मूवमेंट गति का मतलब है किसी एक क्रिया को जल्द से जल्द करना, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया था एग्जाम्पल के लिए, वो जो डिस्क वाला बताया था ना, एक यहाँ पे 2 डिस्क रखी जाती है, एक बीच में आयत रखा जाता है, वहां पे हाथ रख के जल्दी से जल्दी उसको मूवमेंट करना होता है, इस तरीके की गति। फिर गति सहनशीलता का मतलब है थकावट की स्थिति में भी, मान लो कोई थक गया है लेकिन फिर भी क्रिया को जल्द से जल्द करने की योग्यता, तुरंत उसको वापस से कर सके। सहन क्षमता क्या है, सहन क्षमता मनुष्य की ऐसी योग्यता होती है जिससे किसी कार्य को लंबे समय तक वो लगातार कर सकता है, ठीक है। इसको भी हम प्रकार देखें तो 2 प्रकार में बांटते हैं, क्रिया की प्रकृति के अनुसार और क्रिया के समय के अनुसार, ठीक है। फिर इसको आगे और कैटेगरियों में बांटा जाता है। अब सबसे पहले देखते हैं आधारभूत सहन क्षमता, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति की वह योग्यता है जिसमें बहुत सारी शारीरिक मांसपेशियों के द्वारा धीमी गति से भी लंबे समय तक हलचल कर सकता है। जैसे हमें लंबे समय तक कोई खिलाड़ी दौड़ दौड़ पाए, चल पाए, तैर पाए, ये सब। फिर सामान्य सहन क्षमता, ठीक है, ये ऐसी योग्यता है जिसमें व्यक्ति जो होता है वो थकान की स्थिति में, मान लो वो थकान की स्थिति में है लेकिन फिर भी वो कुछ जो अपनी हलचल है वो कर सकता है। विशिष्ट सहन क्षमता ऐसी योग्यता होती है जो विशिष्ट खेलों में अलग अलग रूप में उपयोग की जाती है, जैसे मुक्केबाजी, कुश्ती में, ठीक है, अलग प्रकार की विशिष्ट दमखम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है क्रिया के समय के आधार पर सहन क्षमता। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो गति सहन क्षमता, इसको समझिए, ये ऐसी योग्यता होती है मनुष्य के अंदर जिसमें व्यक्ति थकान, मतलब थक चुका है लेकिन उसके बाद भी किसी भी गति को 45 सेकंड तक तेजी से कर सकता है, ठीक है, यानी कि ठीक है, थक गया है बिल्कुल लेकिन फिर भी वो 45 सेकंड तक किसी तरीके से किसी भी कार्य को कर सकता है। तो ये होती है गति सहन क्षमता। फिर लघु अवधि सहन क्षमता का मतलब क्या होता है, ऐसी योग्यता जो 45 सेकंड से 2 मिनट तक चलने वाली गतिविधि जिसमें शामिल होती है। जैसे मान लो 800 मीटर की दौड़ है, ये 2 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है, तो ये आ जाता है लघु अवधि सहन क्षमता में। मध्यम अवधि सहन क्षमता का मतलब क्या होता है,
इस योग्यता में 2 मिनट से 11 मिनट तक चलने वाली जो गतिविधि होती है उसको शामिल किया जाता है, जैसे 1500 मीटर की दौड़। फिर दीर्घ अवधि जिसमें लंबे समय तक, मान लो कि 11 मिनट से अधिक चलने वाली जो भी गतिविधि है, जैसे 5000 मीटर की मैराथन दौड़ है, तो वो 11 मिनट से भी ज़्यादा चल जाती है, ठीक है। तो ऐसे में दीर्घ अवधि सहन क्षमता चाहिए। तो यहाँ पे ये देखा जाता है किसमें कितनी सहन क्षमता है। कोई 45 सेकेंड तक तेजी से अपनी मतलब क्रियाओं को कर सकता है, कोई 2 मिनट तक कर सकता है, कोई 10 मिनट तक कर सकता है, कोई क्या, यही सहन क्षमता देखी जाती है, ठीक है। फिर लचक क्या होता है, ये लचक आई थिंक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। शरीर के जो जोड़ होते हैं हमारे, उसके विस्तार को हम जितना ज़्यादा फैला पाते हैं, जितना ज़्यादा अपने शरीर को झुका पाते हैं, ये सब हमारी लचक कहलाती है, ठीक है। ये लचक जो होती है, इसके प्रकार देखें तो इसमें आपका सक्रिय लचक हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बाहरी सहायता के शरीर के जोड़ों को अधिक दूरी तक गति करने की सक्रिय लचक को कहा जाता है। जैसे मान लो कोई खिंचाव वाला व्यायाम है, वो बिना किसी व्यक्ति की सहायता से, यानी बिना किसी बाहरी मदद से अगर हम अपने शरीर को, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेच कर पा रहे हैं, तो ये सक्रिय लचक कहलाती है। फिर इसमें स्थिर लचक आ जाती है, जब कोई खिलाड़ी लेटने, बैठने या खड़े होने की क्रियाएं करता है, ठीक है, तब ये क्रियाएं जो होती है स्थिर अवस्था में की जाती हैं, तो इसको स्थिर लचक कहते हैं। गतिशील लचक में क्या होता है, मान लो कोई दौड़ रहा है, कोई चल रहा है, चलते हुए कोई अपने शरीर में कोई खिंचाव या कोई व्यायाम ला रहा है, कर रहा है, तो उसको गतिशील लचक कहते हैं। अक्रिय लचक, इसमें क्या होता है, शरीर की वह योग्यता जिसके द्वारा बाहरी सहायता से अधिक दूरी तक गति तय की जा सकती है, यानी कि किसी सहयोगी के द्वारा, ठीक है। खिंचाव वाले जो व्यायाम होते हैं, तो ये अक्रिय लचक कहलाएगा। तो यहाँ पे अपना ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो खत्म हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।